नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए वाला पर। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब एकदम मस्त होंगे और बढ़िया से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो आइए आज आप सीखेंगे इस क्लास में दर्पण से संबंधित सभी सूत्र, रेखीय आवर्धन और दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी और कुछ आंकिक प्रश्नों को भी आप आज यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो आइए एकदम बेसिक तरीके से आप सीखिए, एकदम इजी वे में सीखिए दर्पण से संबंधित सूत्र और जो भी उससे संबंधित तथ्य हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे दर्पण से संबंधित सभी सूत्र के बारे में। क्लियर? तो दर्पण क्या है आपने पढ़ा। क्लियर? दर्पण क्या है आपने पढ़ा, दर्पण के प्रकार क्या है आपने पढ़ा, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम आपने पढ़े। अब आपको धीरे धीरे कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए ये जानना है कि दर्पण से संबंधित कौन कौन से सूत्र हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण से संबंधित जो सूत्र हैं उसमें हम पॉइंट वाइज आपको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये पहला फार्मूला इसको उठाएंगे और वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध। आज केवल आप फार्मूला सीखेंगे और अगले क्लास में ये हम प्रूव करके बताएंगे कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो ध्यान दीजिएगा, दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। यही संबंध होता है। दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। तो दर्पण की फोकस दूरी जो f होती है वो वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है। या ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, r बराबर क्या हो जाएगा 2f, r बराबर क्या हो जाएगा 2f, अर्थात वक्रता त्रिज्या क्या होता है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ये आप इसको याद रखिएगा, एकदम आराम से इसको याद रखिएगा, काम आने वाला है। अब बात करते हैं दूसरा क्या है, दर्पण सूत्र। ये दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण से संबंधित समस्या को, अर्थात वस्तु का दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी, अर्थात UVF में जो संबंध होता है वही क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र किसे कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, UV और F में जो संबंध होता है, UV और F में जो संबंध होता है वही क्या है, वही दर्पण सूत्र है, संबंध। क्लियर? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए, संबंध। क्लियर? इसको आप समझिए, दर्पण सूत्र क्या होता है, अर्थात UVF में संबंध क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, तो 1/1/V बराबर 1/F। यही क्या है, यही दर्पण के UVF में क्या होता है, संबंध होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। और यही UVF में क्या होता है, संबंध होता है। जहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पर जहाँ UVF क्या है, तो इसको समझिए, जहाँ ध्यान दीजिएगा U बराबर क्या है, V बराबर क्या है और F बराबर क्या है, इसको समझिए। तो सबसे पहले एक हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद तब आप समझ जाएंगे आसानी से कि क्या है ये। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये है अवतल दर्पण। ये हमने यहाँ पे क्या बनाया, हमने बनाया यहाँ पर अवतल दर्पण। तो ये है मुख्य अक्ष हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ध्रुव P हुआ, यहाँ पे हुआ मुख्य फोकस F,
यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र है C। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, यदि कोई वस्तु यहाँ पे रखी है O डैश, यदि कोई वस्तु यहाँ पे O डैश रखी है और इसका इमेज मान लीजिए कहाँ बन रहा है, यहाँ पर I और I डैश अगर यहाँ बन रहा है किसी वस्तु का इमेज, ध्यान दीजिएगा, वैसे केवल रख के बता रहे हैं अभी आपको। यहाँ कोई वस्तु रखी है और यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। क्लियर। तो उस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, दर्पण के ध्रुव से यहाँ तक की दूरी को क्या लिखेंगे हम, इसको लिखते हैं U से। क्लियर। और दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को क्या बोलेंगे हम, यहाँ से मापा जाएगा, ये ऐसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये ऐसे, ये V हो गया है। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये अब कहाँ तक होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दर्पण के ध्रुव से लेकर वो फोकस तक की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी होती है। क्लियर। तो यही U यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे है U, यहाँ पर है V। तो UVF में जो संबंध होता है उसी को हम दर्पण सूत्र कहते हैं। और UVF में क्या संबंध होता है, 1/U धन 1/V बराबर 1/F होता है। अब इसको UVF को थोड़ा फिल कर लिया जाए। U है दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव P से बिंब तक की दूरी, बिंब तक की दूरी, बिंब तक की दूरी। क्लियर। V क्या है, दर्पण के ध्रुव P से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की क्या है, ये है दूरी। और ये क्या है, दर्पण की फोकस दूरी। ये अब क्या है, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी। क्लियर। तो इस प्रकार दर्पण से संबंधित दो सूत्रों को हमने यहाँ पे नोट किया, पहला और दूसरा आपके सामने है। क्लियर। अब हम बात करते हैं दर्पण से संबंधित तीसरा सूत्र क्या है। ध्यान दीजिएगा, तो दर्पण से संबंधित जो तीसरा सूत्र है ये क्या है, रेखीय आवर्धन का। ये कौन सा तीसरा सूत्र है, रेखीय आवर्धन का। आप ध्यान दीजिएगा एकदम, ये रेखीय आवर्धन क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या बोलेंगे, रेखीय आवर्धन कहते हैं। अर्थात रेखीय आवर्धन यह बताता है कि जो प्रतिबिंब है वो बिंब का कितना गुना है। क्लियर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेखीय आवर्धन क्या होगा इसको समझिए आप। रेखीय आवर्धन का हम यहाँ केवल अभी फार्मूला लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पर प्रश्न भी अभी जल्दी हल कराया जाएगा। तो रेखीय आवर्धन M बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई, क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई और बटे हो जाएगा बिंब की लंबाई। ये क्या हो जाएगा, बिंब की लंबाई। ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की लंबाई को किससे लिखेंगे हम, H डैश से। बिंब की लंबाई किससे लिखेंगे, H से। क्लियर। तो इस प्रकार इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे M बराबर में H डैश अपान H बराबर में माइनस के V/U। इसको भी हम प्रूव कराएंगे, इसको भी आपको हम प्रूव करके बताएंगे कहाँ से आया। फिलहाल अभी इसको ऐसे याद रखना है। रेखीय आवर्धन का फार्मूला क्या है, तो रेखीय आवर्धन M बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे बिंब की लंबाई। क्लियर। अब आप इसको याद रखिएगा, अब आप इसको आराम से याद कर लीजिएगा। हमने दर्पण से संबंधित 3 प्रश्नों को आपको बताया। क्लियर। 3 सूत्रों को बताया और 3 सूत्रों को आप याद रखिएगा। इन सूत्रों को हम, तीनों सूत्रों को हम डेरिवेट अगले क्लास में कराने वाले हैं, अर्थात इन तीनों सूत्रों का हम निगमन कराएंगे। सूत्र कहाँ से आएँ, कैसे आएँ, ये आप निगमन अगले क्लास में सीखेंगे। अभी फ़िलहाल इनके जो फार्मूले हैं इन तीनों हेडिंग्स के, इन्हें आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी। अब हम बात करते हैं दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी। आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। क्लियर। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम 2 दर्पण बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर है अवतल दर्पण, एक यहाँ पर हमने क्या बनाया, एक हमने बनाया यहाँ पर अवतल दर्पण। क्लियर। और दूसरा हम यहाँ पे बनाएंगे, दूसरा यहाँ पे बना रहे हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ध्यान दीजिएगा,
अब हम इसके मुख्य अक्ष को खींचते हैं, इसके भी मुख्य अक्ष को ऐसे खींच देते हैं। क्लियर। अब आपको ध्यान देना है, इसको हम पॉइंट आउट करते हैं। ये क्या रहेगा, ये रहेगा ध्रुव P, ये रहेगा मुख्य फोकस F, ये रहेगा वक्रता केंद्र C। क्लियर। ये अनंत तक जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे अनंत तक जाएगा ऐसे। ये भी कहाँ तक जा रहा है, ऐसे अनंत तक जाएगा, इधर भी आपका अनंत तक जाएगा ये। तो इसको हम लेते हैं दर्पण का ध्रुव P, मुख्य फोकस हो जाएगा F, वक्रता केंद्र हो जाएगा C। क्लियर। तो यहाँ आपके सामने हमने दो प्रकार का दर्पण बताया। यहाँ पर हमने क्या किया, दो प्रकार का दर्पण बनाया। कौन सा दर्पण है, ध्यान दीजिएगा, ये है अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। और ये कौन सा है, ये है उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम क्या बोलेंगे, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर इसको बोलेंगे ऐसे। इसका क्या नाम होगा, कन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपके सामने दो दर्पण तैयार हैं। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं, आइए देखते हैं। तो दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है, पहले जब दर्पण तैयार हो जाएगा तभी तो चिन्ह परिपाटी आप सीख पाएंगे। तो यहाँ हमने बनाया दो दर्पण। कौन दर्पण, अवतल और उत्तल दर्पण। अब बात करते हैं दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है। अगर हम पहले बताते तो हमें दर्पण बनाना पड़ता है, इसलिए पहले हमने दर्पण बना लिया। अब चिन्ह परिपाटी को समझाना आसान होगा। क्लियर। तो चिन्ह परिपाटी क्या है, दर्पण से संबंधित सभी आंकिक प्रश्नों को, सभी समस्याओं को हल करने के लिए एक निर्देशांक की तरह ज्यामिति का इस्तेमाल किया जाता है। निर्देशांक की तरह ही दर्पण से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए एक परिपाटी बनाई गई है, एक रूल बनाया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। क्लियर। तो दर्पण के लिए जो चिन्ह परिपाटी है वो क्या है, तो दर्पण के लिए जो चिन्ह परिपाटी है उसके कुछ नियम हैं। उसके क्या हैं, कुछ नियम हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। पहला नियम देखिए कौन कौन से नियम हैं। तो पहला नियम हम आपको बारी बारी से ऐसे बता रहे हैं। तो दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी का पहला नियम क्या है, ध्यान दीजिएगा कि दर्पण पर सभी किरणें, एकदम समझिएगा ध्यान से, दर्पण पर सभी किरणें कहाँ से डाली जाएंगी, बाईं ओर से। दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी क्या है कि दर्पण पर सभी किरणें कहाँ से डाली जाएंगी, बाईं ओर से डाली जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी किरण डालना होगा तो कहाँ से डाला जाएगा, बाईं ओर से डाला जाएगा। अर्थात किस ओर से, इधर से, प्रकाश किरणें इधर से, या इसको हम पैरेलल भी ऐसे भेज सकते हैं, यहाँ से पैरेलल भेज सकते हैं, या इधर से ऐसे हम भेज सकते हैं। किरणें कहाँ से डाली जाएंगी दर्पण पर, सदैव बाईं ओर से डाली जाएंगी। इसी प्रकार यहाँ से किरणें ऐसे आएंगी, या तो ऐसे समांतर जाएं, या तो ऐसे भेजी जाए, या तो ऐसे जाए। क्लियर। तो बाईं ओर, ये क्या है, लेफ्ट साइड है। क्या है, लेफ्ट साइड है। यहाँ पर क्या है, लेफ्ट साइड है, ये भी है, लेफ्ट है। तो दर्पण पर किरणें हमेशा किस ओर से डाली जाती हैं, इधर से डाली जाएंगी। किधर, दाहिनी ओर, इधर से डाली जाएंगी, इस पर भी ऐसे। और तो आपने अभी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब खींचने के नियम भी सीखे और दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना भी सीखे। तो किरणें किस ओर से किस ओर खींची गई थी, सभी किरणें, वस्तुओं को इधर रखा गया था बाईं ओर, और किरणें बाईं ओर से आ रही थी। ये है दर्पण से संबंधित समस्या को हल करने के लिए कोई न्यूमेरिकल्स आ जाए, इवार्ती प्रश्न आ जाए, तो उसमें डायग्राम कैसे बनाएंगे, उसके लिए चिन्ह परिपाटी कैसे यूज करेंगे। तो पहला रूल क्या होगा, दर्पण पर सभी किरणें कहाँ से डाली जाएंगी, बाईं ओर से डाली जाएंगी। क्लियर। आप इसको नोट रखिएगा। समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। दूसरा क्या है, समस्त दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से। अर्थात यहाँ P से, दर्पण के P से और मुख्य अक्ष के समांतर नापी जाएंगी। समस्त दूरियां कहाँ से नापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर, अर्थात ऐसे पैरेलल मापी जाएंगी। ध्यान रखिएगा, समस्त दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी, दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर, या तो ऊपर या तो नीचे ऐसे मापी जाएंगी। आप इस बात को याद रखिएगा। तो समझे आप कि समस्त दूरियां कहाँ से मापी जाएंगी, समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मुख्य अक्ष के समांतर मापी जाती हैं। इसको आप याद रखिएगा। क्लियर। दूरियां जो प्रकाश के
जो आपतित प्रकाश के दिशा में मापी जाती हैं धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका दिशा क्या होगा, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, वे दूरियाँ जो आपतित किरण के दिशा में मापी जाती हैं धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, और जो दूरियाँ विपरीत दिशा में मापी जाती हैं आपतित प्रकाश किरण के वो ऋणात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं। तो ऐसे आप यहाँ समझ सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, ऐसे यहाँ पर भी, और इसको आप ऐसे यहाँ से भी समझ सकते हैं, ऐसे। प्रकाश किरण बाई ओर से ऐसे आएगा तो इसकी दिशा इस ओर हुई है, तो इधर की दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इधर की दूरी क्या मापी जाएगी, निगेटिव। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, इधर की दूरी क्या होगी, धनात्मक होगी, इधर की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। याद रहेगा। इसी प्रकार इधर की दूरी क्या मापी जाएगी, पॉजिटिव, इधर की दूरी क्या मापी जाएगी, निगेटिव। इसको याद रखिएगा। इधर की दूरी धनात्मक मापी जाएगी, इधर की दूरी क्या मापी जाएगी, ऋणात्मक। क्यों, आपतित किरण की दिशा में, आपतित किरण इधर से आएगी ऐसे, तो इसी ओर है ना, इसी ओर धनात्मक मापी जाएगी, इधर इसी ओर धनात्मक मापी जाएगी। लेकिन ध्रुव के ऐसे याद रखिएगा, ये कहाँ पर, बाईं ओर, ध्रुव के बाईं ओर क्या रहेगा, निगेटिव, और दाईं ओर क्या रहेगा, ध्रुव के दाईं ओर क्या रहेगा, धनात्मक। याद रखिएगा, यही समझिए मूल बिंदु है, यही समझिए P क्या है, P मूल बिंदु है। P के दाईं ओर की दूरी धनात्मक, बाईं ओर की दूरी ऋणात्मक। इसी प्रकार ये क्या है, बाईं ओर है ना, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बाईं ओर की दूरी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, और दाईं ओर की दूरी क्या हो जाएगा, दाईं ओर की दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक। इसको आप याद रखिएगा। यहाँ तक 2 जानकारी हुआ है। क्लियर। अब बात करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर। ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरी क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। कहाँ, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। वहीं नीचे की ओर क्या होगा, माइनस का, नीचे की ओर क्या होगा, माइनस का। इसको आप याद रखिएगा। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा, और मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार इधर भी होगा ऐसे। ध्यान दीजिएगा, लंबवत करेंगे तो क्या होगा, प्लस का होगा, अगर नीचे का दूरी मापेंगे तो क्या होगा, माइनस का होगा। इसी प्रकार इधर भी होगा, मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरी क्या होगा, प्लस का होगा, और नीचे की ओर की दूरी क्या होगा, निगेटिव होगा। इसी प्रकार इधर मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर दूरी क्या होगा, धनात्मक होगा, नीचे की ओर दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्लियर। तो ये है चिन्ह परिपाटी। ध्रुव के दाईं ओर धनात्मक, बाईं ओर ऋणात्मक। क्लियर। ध्रुव मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरी धनात्मक, नीचे की ओर ऋणात्मक, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर दूरी धनात्मक और नीचे की ओर दूरी ऋणात्मक। क्लियर। तो इन सभी नियमों से क्या पता चला, इन सभी नियमों से कुछ जानकारी मिला कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, वक्ता त्रिज्या धनात्मक, आवर्धन आभासी होगा तब क्या होगा, और आवर्धन जब वास्तविक होगा, अर्थात आवर्धन धनात्मक होगा तब क्या होगा, और आवर्धन ऋणात्मक होगा तब क्या होगा। क्लियर। तो आइए चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या मिलेगा, आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं चिन्ह परिपाटी, तो आप समझ गए। अब हम बात करते हैं चिन्ह परिपाटी से हमें मिला क्या। तो यहाँ पे हमें कुछ जानकारी मिला, क्या मिला, ध्यान दीजिएगा। चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार हमें कुछ जानकारी मिला। ये भी उसी नियम में है, चिन्ह परिपाटी के नियम में है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या हुआ, सुनिएगा। यहाँ पे रहेगा दर्पण, यहाँ क्या रहेगा, दर्पण, यहाँ क्या रहेगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, अगर ये है अवतल दर्पण, दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण। क्लियर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ऋणात्मक। क्यों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी कहाँ होती है, बाईं ओर होती है, याद रहेगा। और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, यह भी होगी ऋणात्मक, यह भी क्या होगी, ऋणात्मक। ध्यान दीजिएगा, ये होगी माइनस का। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी अब भी निगेटिव होगी, वक्रता त्रिज्या भी निगेटिव होगी, और आवर्धन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आवर्धन कैसा होगा, यहाँ पे रहेगा अवास्तविक के लिए। ध्यान दीजिएगा, वास्तविक के लिए, वास्तविक के लिए यहाँ क्या रहेगा, आभासी के लिए, आभासी। ध्यान दीजिएगा,
जब प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो कैसा होगा, माइनस का। जब आभासी होगा प्रतिबिंब कैसा होगा, प्लस का होगा। आपको याद रखना है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव होगी, वक्रता त्रिज्या निगेटिव होगी, और आवर्धन क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा, और आभासी के लिए क्या होगा, धनात्मक होगा। इसको आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं किसका, उत्तल का। किसका बात करेंगे, उत्तल का। तो उत्तल में क्या होगा, उत्तल में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी क्या होगा, एफ प्लस का होगा, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, प्लस का होगा। और ध्यान दीजिएगा, चूंकि उत्तल हमेशा क्या बनाता है, आभासी बनाता है ना, तो इसका आवर्धन क्या होगा, इसका आवर्धन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, आवर्धन क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। और पता क्या होगा, हमेशा 1 से, यम क्या होगा, यम हमेशा छोटा होगा, किससे, 1 से छोटा होगा। आवर्धन उत्तल के लिए कितना होगा, हमेशा यम का मान 1 से छोटा होगा। लेकिन यहीं पर इसके लिए कितना होगा, इसके लिए बराबर भी होगा, छोटा भी होगा, बड़ा भी होगा। ध्यान दीजिएगा ऐसे। अवतल दर्पण के लिए आवर्धन 1 के बराबर भी होगा, बड़ा भी होगा, और 1 से छोटा भी होगा, ध्यान रखिएगा। और उत्तल के लिए आवर्धन क्या होगा, सदैव 1 से छोटा होगा। आप इसको हमेशा याद रखिएगा। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं समतल दर्पण का। अब हम किसकी बात करते हैं, समतल दर्पण का। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, अनंत होती है। क्लियर, इसको आप याद रखिएगा। इसमें धन और ऋण चिन्ह लगा के हम क्या करेंगे, फोकस दूरी है जब इसकी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत होती है, वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इसमें हम धन और ऋण चिन्ह लगा के करेंगे क्या, कोई फायदा नहीं है। और जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, वक्रता त्रिज्या धनात्मक, आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा, 1 से छोटा होगा। और इधर क्या होगा, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस का होगा, वक्रता त्रिज्या माइनस में होगी, और आवर्धन 1 के बराबर होगा, 1 से छोटा होगा, और 1 से बड़ा भी होगा, अलग अलग कंडीशंस में। क्लियर। अब आपको समझना है, समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना होगा, आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा। आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, यम बराबर किसके होगा, +1 के। ध्यान दीजिएगा, यम बराबर किसके होगा, +1 के होगा। और कैसा होगा आवर्धन, ध्यान दीजिएगा, आभासी होगा। उसका चिन्ह क्या होगा, चिन्ह तो धनात्मक होगा, यम का मान धनात्मक होगा यम, और +1 के बराबर होगा, आभासी होगा। तो इस प्रकार आप इस डायग्राम को याद रखिएगा। एग्जाम में इनमें से कोई प्रश्न पूछ सकता है कि अवतल और उत्तल दर्पण की फोकस दूरियां कैसे होती हैं। जब आंकिक प्रश्न आएंगे तो उसमें चिन्ह सहित हम यूवीएफ का मान, यूवीएफ को हम चिन्ह सहित रखते हैं। क्लियर, आप हमेशा याद रखिएगा, जब आंकिक को हल करेंगे तो आप इसको याद रखिएगा, चिन्ह के साथ उसको हम रखते हैं। और यदि दर्पण के सामने वस्तु रखी है तो यू क्या होगा, निगेटिव होगा। यदि दर्पण के सामने क्या रखी है, वस्तु रखी है, याद रखिएगा, दर्पण के सामने यदि वस्तु रखी है तो यू निगेटिव होगा। और यदि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है तो वी प्लस का होगा, वी धनात्मक होगा। और प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है तो वी का मान भी क्या होगा, माइनस में होगा। आप इसको याद रखिएगा। क्लियर। तो अब हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आप इसको आराम से नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं अगले टॉपिक की ओर, रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो हमने अभी बताया कि, एक बार चलिए फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, रेखीय आवर्धन क्या होता है। तो रेखीय आवर्धन बराबर क्या होता है, आप ध्यान दीजिएगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। क्या होगा, प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या हो जाएगा, बिंब अर्थात वस्तु की लंबाई। क्या हो जाएगा, बिंब की लंबाई। क्लियर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यम बराबर कितना हो जाएगा, एच डैश बटे एच। इसको हम माइनस के वी अपान यू भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप याद रखिएगा। अब हम आपको और बताते हैं, इससे संबंधित और तथ्य है क्या है, देखिएगा। आभासी प्रतिबिंब के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब के लिए ध्यान दीजिएगा, यम क्या होगा, यम क्या होगा, यम पॉजिटिव होगा। ध्यान दीजिएगा, आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा। और वहीं पर वास्तविक अगर प्रतिबिंब बनेगा क्या होगा तब, तो किसके लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम क्या होगा, आप याद रखिएगा, तो यम क्या होगा, निगेटिव होगा। आभासी प्रतिबिंबों के लिए यम क्या होगा, धनात्मक होगा।
और वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ध्यान दीजिएगा, जब आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कैसा रहेगा, सीधा रहेगा, इसको आप याद रखिएगा। जब आभासी बनेगा तो प्रतिबिंब सीधा रहेगा, और जब वास्तविक रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। आप इसको याद रखिएगा, और आप बना कर देख भी चुके हैं, हमने बनवाया है। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा, याद रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होगा और प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन माइनस का होगा और प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा। तो इस प्रकार आप इसको याद रखिएगा। न्यूमेरिकल्स को जब हम हल कराएंगे तो ये सभी फैक्ट उसमें काम आएंगे। क्लियर। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो कुछ हम आंकिक प्रश्न आपको बताते हैं। कुछ आंकिक प्रश्न को आप देख लीजिए, समझ लीजिए कैसे इसको लगा सकते हैं। तो पहला प्रश्न लेते हैं आंकिक का। ध्यान दीजिएगा, आंकिक का पहला प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है, 50 सेमी है। ठीक। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। और एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में ये पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए इसको कैसे हल करेंगे हम, इसको ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे हल करेंगे हम। ये प्रश्न पूछा गया है और आप ध्यान दीजिए कैसे हल करेंगे। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेमी है, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे r बराबर कितना दिया है। देखिए इसको दो कैटेगरी में कर सकते हैं, चिन्ह सहित उसको ले या न ले, दोनों चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। देखिए दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के लिए चिन्ह का इस्तेमाल यदि हम नहीं करते हैं तभी कोई बात नहीं है, लेकिन यदि uv अगर निकालना है तब उसमें हम f और r का मान चिन्ह के साथ रखते हैं। आप ध्यान रखिएगा इसे। चलिए हम दोनों प्रकार से बता देते हैं। r बराबर कितना दिया है, r बराबर दिया है 50 cm, इसको निकाल लेंगे। तो नीचे लिखेंगे हम, इसीलिए f बराबर किससे, r/2 से, यह बराबर r/2 से। यह कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50/2, कितना हो जाएगा 25 cm। ध्यान दीजिएगा, सेमी या cm लिख सकते हैं, या क्या लिख सकते हैं, cm। यही क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे केवल इसी प्रश्नों को ऐसे लगा सकते हैं। यदि uv उसमें पूछा जाता है तो चिन्ह सहित लिखते हैं, या इसका ऐसा भी देखिए, अगर चिन्ह सहित लिखना चाहते हैं तो r बराबर कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अवतल है ना, दर्पण कैसा है, अवतल है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दर्पण जब अवतल है तो हम क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे r बराबर माइनस कितना हो जाएगा 50 cm। क्यों, अवतल दर्पण है। माइनस हमने क्यों लगाया, दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है। क्लियर। तो इसलिए कितना हो जाएगा, यह बराबर r/2 से कितना हो जाएगा, यह बराबर में माइनस के 50 cm/2 कितना हो जाएगा, माइनस के 25 cm। कौन सा दर्पण होगा, अवतल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि ऐसे इसको लगाते हैं तब भी ये सही है, इसको ऐसे लगाते हैं तब भी ये सही है। और एक जानकारी और आप ध्यान रखिएगा, देखिए मात्रक को यहाँ पे न लिखकर लास्ट में लिख देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई गड़बड़ी होने वाला नहीं है। तो देखिए चिन्ह सहित लगाते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं लगाते तभी कोई दिक्कत नहीं है। बस किसमें, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या वाले सवालों में आप इसको चला सकते हैं, लेकिन यदि u और v निकालना हो तब ऐसा नहीं होगा, कैसा होगा, ऐसा होगा, चिन्ह के साथ हमें रखना पड़ेगा। तो केवल f और r वाले सवालों में जिसमें केवल f या r पूछा गया है, इसके लिए ऐसा कर लेंगे, लेकिन यदि uv निकालना होगा उसमें तो हमें चिन्ह सहित रखना होगा। क्लियर। तो दोनों प्रकार से आप लगा सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2 उठाते हैं, क्या है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 लेते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। 2 प्रश्न है, सुनिएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण
की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी और आवर्धन, समतल दर्पण की फोकस दूरी और आवर्धन क्या है? आवर्धन क्या है या कितनी होती है, बात एक हुआ है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी और आवर्धन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। तो आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख लेंगे ऐसे, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान दीजिएगा, यह बराबर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर। और आवर्धन पूछा है ना, ध्यान दीजिएगा, तो आवर्धन कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, आवर्धन m बराबर, आप हमेशा याद रखिएगा, +k1। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। और नोट में याद रखिएगा, समतल दर्पण के लिए, किसके लिए, समतल दर्पण के लिए जो r होगा ना, r बराबर क्या होगा, यह भी इनफाइनाइट होगा। किसके लिए है, ये किसके लिए है, r इनफाइनाइट होगा, ध्यान दीजिएगा, किसके लिए है, समतल दर्पण के लिए है। तो आप इसको भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। क्लियर, आप इसको याद रखिएगा। अब हम प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। किस पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रश्न संख्या 3 लेते हैं, देखिएगा, यहाँ पे है अवतल दर्पण के सामने, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर, 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने, वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर बनता है, 20 सेमी की दूरी पर बनता है, बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न है और एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा। तो देखिए इसका हल कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, आपको अच्छी तरह पता है कि जब दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी होती है, खासकर अवतल दर्पण के सामने, जब अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी होती है, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर वास्तविक सीधा और वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर साइज का बनता है, सीधा नहीं बनता, आप याद रखिएगा। क्लियर, फिर से सुनिए, प्रश्न क्या कहता है कि एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है और दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, सामने जब बनता है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा, आप हमेशा याद रखिएगा। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, तो चलिए इसको हम डायरेक्ट बता सकते हैं। जहां वस्तु रख रहे हैं दर्पण के सामने ही वस्तु का उतनी ही दूरी पर इमेज बनता है, तो शॉर्टकट में इसका आंसर कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर कितना होगा, F बराबर कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, F बराबर आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, चिन्ह सहित बात करें तो F का मान पता कितना आ जाएगा, -10 cm। F का मान कितना आ जाएगा, -10 cm आंसर होगा। लेकिन अब देखिए कैसे होगा,
आप इसको यहाँ पर देखिए, एफ का मान -10 cm कैसे होगा, आप इसको अभी देखेंगे। हमने इसको मौखिक बताया, आप इसको अब लिखित देखिएगा। मौखिक कैसे हुआ, जहाँ पे वस्तु रख रहे हैं उतनी ही दूरी पर वस्तु का इमेज बन रहा है। इसका मतलब हुआ कि उसके मुख्य वक्रता केंद्र पर था, मुख्य अक्ष पर स्थित वक्रता केंद्र जो सी होता उसी पर वस्तु रखा था। तब जब उसी पर रखा है, सी पर रखा है, सी पर बनेगा, और सी पर जब बनेगा तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, आर की आधी अर्थात 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 cm, अर्थात अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी माइनस का होता है तो हम माइनस लगा देंगे। क्लियर। अब आते हैं इसको हल करते हैं, और आप ध्यान से देखिएगा इसको कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, u बराबर, हल में क्या लिखेंगे, u बराबर, तो दर्पण के सामने रखी है ना, तो -20 cm, इसको ऐसे लिख देंगे। प्रतिबिंब की दूरी v बराबर कितना दिया है, -20 सेमी है भी दिया है, ध्यान दीजिएगा। f बराबर क्या पूछा है, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ लिखेंगे ऐसे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे ऐसे, दर्पण सूत्र, ध्यान दीजिएगा, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u धन 1/v से। देखिएगा आप ध्यान से, यदि हमें u v जो लाना है उसी को पहले लिख लेते हैं, बाकी और बगल में साइड में कर देते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 1/f को ऐसे पुट कर देंगे हम, 1/u का मान -20 दिया है और प्लस v का भी मान -20 दिया है, ध्यान दीजिएगा। अब इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा -1/20, पुनः हो जाएगा -1/20। पता है इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों 2 बार है तो इसको -2/20 लिख सकते हैं। या ध्यान दीजिएगा 1/f बराबर क्या हो जाएगा, -1 कितना हो जाएगा, 10, 2 दहाई में कितना होता है, 20, और 2 1 का नम हो जाएगा 1/10 आ गया है। तो f को क्या करेंगे उल्टा, यह बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 10 हो जाएगा -1, या इसलिए यह बराबर माइनस को कर दीजिए ऊपर, कितना हो जाएगा -10 cm आंसर। क्लियर। तो इस प्रकार आपका प्रश्न संख्या 3 भी हुआ कंप्लीट, आपके सामने है। आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिए, समझिए और अपने फेयर कॉपी में इसे नोट करिए, ताकि आप अगले जो आपका एग्ज़ाम होगा बोर्ड का उसमें आप आराम से इसको लगा सकें। क्लियर। तो इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे।